14 अगस्त 2005 ग्रीस के कैपिटल एथेंस के आसमान पर एक अजीब और खौफनाक मेहमान मंडला रहा था। जमीन से करीब 10,000 मीटर्स ऊपर एक पैसेंजर प्लेन बिल्कुल खामोशी से बिना किसी से राब्ता किए बस घूम रहा था। इसमें खौफ खाने वाली बात यह थी कि पिछले 2 घंटों से ये प्लेन किसी भी कंट्रोल टावर के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। एथेंस की आबो हवा में खौफ फैल चुका था। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक की तैयारी थी या फिर कोई हाईजैकिंग इवेंट? इसी डर की वजह से ग्रीक एयरफोर्स ने फौरन अपने फाइटर जेट्स इसके पीछे रवाना किए। जब फाइटर जेट्स प्लेन के करीब पहुंचे तो प्लेन के अंदर होश उड़ा देने वाला मंजर देखा गया। मालूम ये पड़ा कि प्लेन के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं। सारे पैसेंजर्स अपनी सीट पर बेजान बैठे थे और कॉकपिट में भी कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान F-16 के पायलट्स को प्लेन के कॉकपिट में एक शख्स दिखाई दिया जो बज़ाहिर पायलट नहीं दिखता था। वो कॉकपिट में इधर उधर घूम रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही लम्हे प्लेन अचानक एक तरफ झुका और तेजी से जमीन की तरफ उतरने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद वो एथेंस के नॉर्थ में पहाड़ों से टकरा गया। इस हादसे में 121 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स सब खत्म हो गए। पर आखिर ये सारा माजरा क्या था? प्लेन के अंदर कोई भी हरकत क्यों नहीं थी? पायलट्स और क्रू मेंबर्स किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? और टेक ऑफ के बाद अंदर ऐसा क्या हुआ था जो बाद में एक खौफनाक हादसे की वजह बना? ये कहानी है हीलियोस फ्लाइट 522 की, जिसे घोस्ट प्लेन के नाम से भी याद किया जाता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हीलियोस फ्लाइट 522 में सवार हुए। उनकी मंजिल तो चेक रिपब्लिक का शहर प्राग थी, लेकिन रास्ते में उनको एथेंस में एक स्टॉप ओवर करना था। गर्मियों का मौसम था और ज्यादातर लोग साइप्रस से छुट्टियां मनाने निकले थे जो एथेंस में उतरने वाले थे। इस फ्लाइट के कैप्टन एक निहायत एक्सपीरियंस्ड शख्स थे। 59 इयर्स की एज में उनके पास 17,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर भी 51 इयर्स के थे और उन्होंने भी 7,500 घंटे हवा में गुजारे थे। आमतौर पर ऐसे हादसों में क्रू की एक्सपर्टाइज पर जोर दिया जाता है, लेकिन इस केस में कहानी कुछ अलग थी। ये दोनों पायलट्स पहले भी कई फ्लाइट्स में एक साथ थे और फर्स्ट ऑफिसर ने अक्सर अपने दोस्तों और घर वालों से कैप्टन के दबाव और सख्त रवैये की शिकायत भी की थी। एयरलाइन को भी इस मसले का पहले से इल्म था। सिर्फ यही नहीं, फर्स्ट ऑफिसर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड में भी ये बात सामने आई कि उन्हें चेक लिस्ट प्रोसीजर में परेशानी होती थी। ये एक ऐसी बात थी जो बाद में सबसे ज्यादा अहम साबित होने वाली थी। प्लेन एक 7 साल पुराना बोइंग 737-300 था। सुबह की ठंडी हवा में जहाज ने बिना किसी मसले के लार्नाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट से ऊपर गया, क्रू ने निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कैप्टन ने 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने की परमिशन मांगी, जो उनको मिल भी गई। मगर जैसे ही जहाज 12,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंचा, अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजना शुरू हो गया। ये अलार्म वही था जो अक्सर टेक ऑफ से पहले जमीन पर बजा करता था जब जहाज की टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसला हो। इसी वजह से दोनों पायलट्स हैरान थे कि वो इसे हवा में क्यों सुन रहे हैं। 90 सेकंड्स के बाद कैप्टन ने अपनी एयरलाइन के ऑपरेशन सेंटर से राब्ता किया और उन्हें टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वेंटिलेशन कूलिंग फैन की लाइट्स बंद हैं और मजीद पूछा कि इसके सर्किट ब्रेकर्स कहाँ मौजूद हैं। जमीन पर मौजूद इंजीनियर ने जवाब दिया कि वो लाइट्स तो वैसे भी बंद ही होनी चाहिए और वो सर्किट ब्रेकर कैप्टन की सीट के पीछे मौजूद है। इंजीनियर ने जब कैप्टन से मसले की तस्दीक करने को कहा तो कैप्टन ने कहा कि वो बंद नहीं है। पायलट का ये जवाब इंजीनियर को बिल्कुल समझ नहीं आया। इसी दौरान इंजीनियर को एक बात याद आ गई। फ्लाइट से पहले इसी इंजीनियर ने जहाज के प्रेशराइजेशन सिस्टम की जांच की थी।
क्योंकि इस सिस्टम के कंट्रोल्स उन कंट्रोल्स के करीब ही थे जिनके बारे में कैप्टन उलझे हुए जवाब दे रहा था। इसी वजह से इंजीनियर ने कैप्टन से पूछा कि क्या प्रेशराइजेशन मोड ऑटो पर है या मैनुअल है, लेकिन कैप्टन ने इसका जवाब देने के बजाय दोबारा वही सवाल दोहराया कि सर्किट ब्रेकर्स कहाँ मौजूद हैं। इस गुफ्तगू के दौरान प्लेन के अंदर पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर चुके थे। इसके थोड़ी देर के बाद हीलियोस ग्राउंड ऑपरेशंस का प्लेन से राब्ता टूट गया। देखते ही देखते जहाज 34,000 फीट पर पहुंच गया और अब इससे राब्ता करने की तमाम कोशिशें नाकाम दिख रही थीं। अब हीलियोस ऑपरेशंस ने निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो फ्लाइट 522 से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अगले 5 मिनटों तक कंट्रोलर ने जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कंट्रोलर ने फ्लाइट 522 के करीब एक दूसरे जहाज से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि वो फ्लाइट 522 से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, पर यह तरीका भी नाकाम रहा। इसी दौरान फ्लाइट 522 अब ग्रीक एयर स्पेस में बिना परमिशन के दाखिल हो चुकी थी और उसने अपना फ्लाइट प्लान जारी रखा। निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने फ्लाइट 522 से इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन यहां से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने ग्रीस में एथेंस एटीसी से राब्ता किया और पूछा कि क्या उनका फ्लाइट 522 से राब्ता हुआ है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी रेडियो कॉल्स का भी जहाज से कोई जवाब नहीं आया। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज थी। या तो फ्लाइट 522 में कोई रेडियो ट्रांसमिशन का मसला हुआ है जिसकी वजह से वो कॉल्स सुन तो पा रहे हैं लेकिन उनके जवाब ट्रांसमिट नहीं हो रहे, या फिर दोनों पायलट्स होस्टेज बना लिए गए हैं। पहली पॉसिबिलिटी को नजर में रखते हुए एथेंस कंट्रोल टावर ने जहाज को नीचे उतरने की परमिशन दे दी, पर फ्लाइट 522 की तरफ से नीचे उतरने का कोई इशारा नहीं मिला। 20 से ज्यादा मर्तबा कांटेक्ट करने के बावजूद जब कोई जवाब नहीं आया तो मजबूरन एथेंस एटीसी ने ग्रीक एयरफोर्स से कांटेक्ट किया और उनको बताया कि फ्लाइट 522 बिना परमिशन के एयर स्पेस में दाखिल हुई है और मैसेजेस का जवाब भी नहीं आ रहा। ग्रीक एयरफोर्स ने फौरन 2 F-16 जेट्स इंटरसेप्ट करने के लिए भेज दिए। इस वक्त तक फ्लाइट 522 ऑटो पायलट पे परफेक्टली अपने फ्लाइट पाथ को फॉलो कर रही थी। जिस मकाम पर उसे नीचे उतरना था वो पॉइंट ऑलरेडी 2 मरतबा मिस हो चुका था, लेकिन जहाज 34,000 फीट पे ही परवाज कर रहा था। सुबह 7:37 AM पर फ्लाइट 522 ने एथेंस एयरपोर्ट के ऊपर होल्डिंग पैटर्न बना दिया। होल्डिंग पैटर्न उस पैटर्न को कहते हैं जिसमें जहाज एयरपोर्ट के ऊपर ही गोल चक्कर काट रहा होता है और परमिशन मिलते ही वो लैंडिंग अप्रोच बनाता है। जब वो होल्डिंग पैटर्न के 6ठे राउंड पर थे उस वक्त दोनों F-16s ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया। सुबह के ठीक 8:30 बज रहे थे। 2 F-16 में से एक पायलट ने काफी हैरान करने वाली रिपोर्ट दी। उनका कहना था कि फ्लाइट 522 के कॉकपिट में कैप्टन की सीट खाली पड़ी है। उन्होंने पैसेंजर केबिन के अंदर भी देखा। दूसरी साइड की विंडोज की लाइट में उनको केबिन सही तरह दिख रहा था। वहां पैसेंजर्स बिल्कुल बेहरकत अपनी सीट पर बैठे थे, जबकि उनके चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क लगे थे। जब जहाज होल्डिंग पैटर्न का 10वां राउंड लगा रहा था, F-16 पायलट्स में से एक ने एक अजीब मंजर देखा। एक शख्स जिसने हल्की नीली शर्ट और काली वेस्ट पहनी थी कॉकपिट में दाखिल हुआ और कैप्टन की सीट पर बैठ गया। उसने हेडफोन्स पहने और अपने हाथ अपने सामने वाले पैनल पर रख दिए। पायलट्स ने कॉकपिट में मौजूद शख्स को हाथ का इशारा किया, जिस पर उसने हाथ हिलाकर जवाब भी दिया। पर कुछ ही लम्हों के बाद जहाज का लेफ्ट इंजन बंद हो गया, जिसके बाद प्लेन तेजी से लेफ्ट की तरफ झुका और जमीन की तरफ उतरने लगा। सुबह 9 बजे से थोड़ा पहले जहाज मजीद लेफ्ट तरफ मुड़ गया और उसके बाद उसका राइट इंजन भी बंद हो गया। तकरीबन 4 मिनटों के बाद वो एथेंस के नॉर्थ वेस्ट में पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो गया। हादसे के फौरन बाद इन्वेस्टिगेटर्स काम पर लग गए। उन्होंने मलबे का मुआयना किया और उस इंजीनियर से भी सवाल जवाब किए जिसने हादसे से पहले प्लेन पर मेंटेनेंस का काम किया था।
हादसे से एक रात पहले उसी इंजीनियर ने जहाज पर प्रेशराइजेशन लीक टेस्ट किया था। इस टेस्ट के दौरान उसने ओवरहेड पैनल पर मौजूद प्रेशराइजेशन मोड को ऑटो से हटाकर मैनुअल पोजीशन में रख दिया था, पर काम खत्म करने के बाद वो स्विच को वापस ऑटो पे रखना भूल गया। जहाज 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था और मैनुअल पोजीशन की वजह से उसके अंदर हवा का दबाव कम होना शुरू हो गया। कम प्रेशर में इंसानी दिमाग सिर्फ 10 मिनट तक काम कर सकता है और इस हालत को हाइपोक्सिया कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी। इसका सबसे पहला असर दिमाग पर होता है, जिससे कंफ्यूजन, सोचने की सलाहियत में कमी और आखिर में बेहोशी या मौत भी हो सकती है। दोनों पायलट्स को अपनी प्री फ्लाइट ड्यूटीज में इस स्विच को चेक करना था, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया क्योंकि नॉर्मली वो स्विच ऑटो पोजीशन में ही होता है। उनके पास मसले को पहचानने के लिए 2 और मौके भी थे, टैक्सी से पहले और टेक ऑफ के बाद, लेकिन वो हर मौके को गवा बैठे। जब जहाज 12,000 फीट से भी ऊपर चला गया तो केबिन एल्टीट्यूड वार्निंग अलार्म बजना शुरू हो गया, लेकिन पायलट्स का ध्यान प्रेशराइजेशन सिस्टम के बजाय टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग की तरफ चला गया। इसी गलत फहमी में उन्होंने वो प्रोसीजर शुरू कर दिया जो अमूमन टेक ऑफ से पहले रनवे पर किया जाता है, और ऐसे वो असली मसले को पूरी तरह नजरअंदाज कर बैठे। इसी दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क निकल आए और पास ऑक्सी ऑन की लाइट जल पड़ी, लेकिन हाइपोक्सिया के शुरुआती असरात की वजह से शायद उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। यही वो वक्त था जब कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर बेहोश हो गए और 10 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने के बाद पैसेंजर्स और क्रू भी अपने होश खो बैठे। अब सवाल ये उठता है कि कॉकपिट में वो शख्स कौन था जो उनके बेहोश होने के 2 घंटे के बाद वहां पहुंचा था। तहकीकात से मालूम पड़ा कि वो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोद्रामू था, जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था, लेकिन वो 737 उड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि प्रोद्रामू ने इंजन्स फेल होने के बाद मेडे कॉल्स करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो गलती से ट्रांसमिट बटन दबाना भूल गया। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने ये तहकीक की कि उसकी फ्लाइंग एक्सपर्टीज इतनी नहीं थी कि वो एक बोइंग 737 को कंट्रोल कर सके, वो भी जब फ्यूल खत्म होने की वजह से इंजन फेल हो गए हों। और अगर वो किसी तरह जहाज को लैंड करवा भी लेता, फिर भी पैसेंजर्स और क्रू का जिंदा बचना नामुमकिन था, क्योंकि इतनी देर तक हाइपोक्सिया दिमाग में इर्रिवर्सिबल डैमेजेस पैदा कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाज के मलबे में से 4 में से 3 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल शुदा हालत में मिले। इससे यह साबित हुआ कि प्रोद्रामू और शायद 2 और कैबिन क्रू मेंबर्स ने इन सिलेंडर्स को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो बाकी मुसाफिरों और पायलट्स के मुकाबले में ज्यादा देर तक होश में रहे। हीलियोस फ्लाइट 522 के हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सीखा और कई नई SOPs भी बनाई गई, जिनमें बोइंग को पायलट्स की ट्रेनिंग में इजाफा करने और वार्निंग्स के फर्क को समझने की हिदायत दी गई। इन SOPs को लागू करने के बाद हीलियोस फ्लाइट 522 जैसा हादसा आज तक दोबारा नहीं हुआ। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।